हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। तो चलिए आइए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाया जाता है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो एक्टिव वॉइस वाक्य होता है उसमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब शैल और विल होती है। तो चलिए अब एक एक करके पढ़ते हैं। तो हेडिंग आप करिएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए। सबसे पहले अफर्मेटिव पढ़ते हैं इसका, ठीक है। तो हेडिंग क्या होगी? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हम एक एक करके पढ़ते तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस का, वो किस तरीके से होता है तो आपको बता दें। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर शैल या विल होता है, शैल या विल होता है, फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और इसके बाद अदर वर्ड भी होता है। अगर कभी कभी देखने को मिल जाता है तो कोई बात नहीं, उसको जहाँ पढ़ा वहीं पढ़ा रहने दीजिए। चलिए पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर देखिए। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का एक ही तरीका है कि सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट जाता है, वर्ब का सदैव थर्ड फॉर्म होता है, हेल्पिंग वर्ब बदलती रहती है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर लाएंगे ऑब्जेक्ट को, फिर इसके बाद आप यहाँ पे ध्यान देना कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब शैल और विल होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में इसके हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी हो जाता है। क्या हो जाती है? शैल भी और विल भी हो जाती है हेल्पिंग वर्ब में। और वर्ब का क्या हो जाता है? थर्ड फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। एक चीज आपको और बता दें, अगर आप इस एंगल से भी समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो शैल और विल उसी तरीके से होती है। यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बताने के लिए बी आया है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के मन में ये भी शंका होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में तो ऐसा नहीं हुआ था। तो आपको बता दें वहाँ पे ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब नहीं दर्शाई गई थी, ऑलरेडी वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं दर्शाई गई थी। यही रीजन है कि बी नहीं आया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बताने के लिए, ठीक है। और अगर किसी को इस एंगल से समझना है कि यहाँ पे कंटिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब लग रही है तब भी आप, मैंने कुल मिलाकर हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि आपको समझ में आना चाहिए बस, चाहे आप जिस एंगल से समझिए, ठीक है। जबकि रियल सत्य यही है कि यहाँ पर भी आया है इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बताने के लिए, ठीक। और आपको अगर शंका हो रहा बार बार कि अरे पास्ट में और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसा तो नहीं था, तो बस वो भी तो बात बता रहे हैं आपको कि वहाँ ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब नहीं दर्शाई गई थी अफर्मेटिव में, ठीक है। यही रीजन है। अच्छा, वैसे आपको नहीं समझ में आ रहा कि नहीं सर शायद सत्य नहीं बता रहे, तो आप अगर समझ रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब यहाँ दर्शाई गई, बिल्कुल आप समझ सकते हैं। मैंने कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि आपको समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। जबकि हमने जो बता दिया वही सत्य है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बताने के लिए ही बी आता है, ठीक है। बी का और कोई काम यहाँ पे नहीं है, ठीक। अब बी का मतलब तो बी के बी रूप में आएगा, बीइंग बनकर भी देखा है आपने, आया था, बीन बन के भी आता है। तो वर्ब का जैसे रूप होता है उसी तरीके से यहाँ पर आकर बताने का काम करता है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, वी शैल लर्न द पोएम। हम लोग कविता याद करेंगे, है ना। कोई बात नहीं, इसकी हिंदी अगर आप ही नहीं रहे तब भी आप परेशान मत होइए। आपको करना क्या है, सीधा सीधा आपको बस जो आपको तरीका बताया गया वो तरीके को ध्यान देना है। बस सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं क्या दिया है? द पोएम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये द पोएम। अच्छा, किसी को ये भी नहीं पता तो ऐसे भी चेक कर सकते, सब्जेक्ट है शैल विल में कोई एक है, जरूर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जरूर ऑब्जेक्ट होगा, है ना। ऐसे भी आप पता कर सकते हैं, कन्फर्म कि ऑब्जेक्ट है, आया सब्जेक्ट यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पर शैल विल सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पर शैल बी और विल बी ऑब्जेक्ट के अनुसार है, ठीक है। तो शैल और विल को फोकस करिएगा, आई वी के साथ शैल लगता है जैसा कि आपने टेंस में पढ़ा है, और बाकी और सभी एक वचन बहुवचन के साथ विल का प्रयोग होता है। फ्यूचर में एकदम आसान है।
तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे, आई और वी अगर रहेगा तभी यहाँ पे शैल होगा, अन्यथा सभी एकवचन बहुवचन के साथ क्या हो जाएगा, विल। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शैल और विल में से कोई एक ही लगेगा, हेल्पिंग वर्ब डबल तो लगेगी नहीं कि शैल भी और विल भी दोनों लगा दे। तो चलिए, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, विल बी। फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड भी होता है और लर्नड भी होता है। आप ईडी जोड़ सकते हैं, टी भी जोड़ सकते हैं। अगर कोई शब्द बचता है तो ठीक है, नहीं बच रहा तो बाई सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वी का क्या होता है, आस से। वी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आस होता है। इस तरीके से आप पैसिव वॉइस से बना सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव वाले वाक्य का। ठीक है, चलिए एक आध एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है कुछ इस तरीके से, ही विल डू द वर्क केयरफुली। मान लो इस तरीके से दिया। चलिए आइए देखते हैं पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। ऑब्जेक्ट लाना है सब्जेक्ट यहाँ पे। तो आप, मैंने कहा ना नहीं समझ में आता, बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा चेक करो, अच्छा हाँ, मतलब यही ऑब्जेक्ट लग रहा है ना, तो आप इसको क्या करेंगे, लाएंगे, क्या हो जाएगा, द वर्क। अब द वर्क के अनुसार क्या हो जाएगा, विल बी, क्योंकि आई और बी के साथ शैल, बाकी हर जगह यानी एक वचन बहुवचन सभी के साथ विल बी। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दो, जो हेल्पिंग वर्ब यानी शैल विल की बात हो रही है, यानी जिस तरीके से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब शैल विल होती है उस तरीके से यहाँ भी शैल और विल होती है। सिर्फ फॉरगेट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बताने के लिए भी आया है ना, ऐसे ही समझ सकते हैं। और अगर आपके माइंड में ये फीड हो गया हो कि ये कंटिन्यूअस वाली वर्ब है तो बिल्कुल आप कोई दिक्कत नहीं कर सकते हैं। हम तो यही कहेंगे कि आपको बस आना चाहिए, आप किसी भी एंगल से समझो बस। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बताने के लिए बी आया और वर्ब का क्या हो गया, थर्ड फॉर्म, क्या हो गया, डन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट की जगह पे चला आया है तो यहाँ पे वर्ब के बाद आप देख रहे हैं कि कोई न कोई अदर वर्ड के रूप में शब्द बचा है, तो जो बचा है आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अगर पढ़ा तो पढ़ा रहे। हाँ, अगर मान लीजिए बाई सब्जेक्ट ला कर लिखते हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, अगर उसका जगह वहां पे उचित है तो वहां भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो बाई हिम, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये इतनी बात समझ में आई। चलो आओ इसका अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस है। तो चलिए आइए समझते हैं कि निगेटिव सेंटेंस का किस प्रकार से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो सबसे पहले ये भी जानना जरूरी होता है कि एक्टिव वॉइस इसका किस तरीके से होता है। ठीक है, विल या शैल, शैल या विल, कोई बात नहीं, आगे पीछे लिखा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये होता है। इसके बाद नॉट होता है, नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। ठीक है, कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट तक आपको अगर समझ में आ रहा है तो दूर आप करिए। इसके बाद जो भी जैसे जो जहाँ पढ़ा होगा वही से। ठीक है, प्रैक्टिकली आप पढ़िएगा। ठीक, चलिए मुख्यतः सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट इतना याद रखना, बाकी और सब प्रैक्टिकली आपको पढ़ाना। चलिए, तो सब्जेक्ट की जगह क्या आएगा, ऑब्जेक्ट है, ला लिया। यहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल और विल है, शैल और विल है। तो अभी आपने देखा है अफर्मेटिव वाले में कि जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल बी और विल बी का प्रयोग किया गया। तो यहां पर हम शैल बी और विल बी का प्रयोग नहीं करेंगे। कैसे समझना, यहां पर जिस तरीके से यहाँ पे शैल विल है उसी तरीके से यहां भी शैल और विल होगा। ठीक है, यानी विल और शैल उसी तरीके से होगा। फर्क ये होगा कि यहाँ सब्जेक्ट अनुसार और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। यहाँ जिस तरीके से नॉट है वो नॉट उसी तरीके से यहाँ भी रहेगा। यहाँ वर्ब का जैसे थर्ड फॉर्म बनाओगे वैसे ही यहाँ पे बी आएगा, यह बताने के लिए कि ये वहां पर यानी एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म में था। समझ में आई बात है? तो कहने का मतलब आपको क्या जरूरत है ये याद रखने की, पैसिव वॉइस बनाते समय शैल बी और विल बी के बीच में नॉट लगाते हैं। अनुवाद तो हिंदी से नहीं कर रहे, इंग्लिश में क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका पैसिव वॉइस बनाना है बस। तो सिंपल तरीका अपनाइए, जैसे इस तरीके यहाँ पर दिया है शैल और विल, उसी तरीके से यहाँ भी शैल और विल रहेगा।
बस फर्क इतने रह गए, यहाँ सब्जेक्ट अनुसार यहाँ ऑब्जेक्ट अनुसार। जिस तरीके से यहाँ नॉट लिखा उसी तरीके से यहाँ नॉट लिख दो। वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाने से पहले बी रख दो, बस कि मान के चलो कि बी आया है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बताने के लिए। कोई शब्द बचता है तो लिख लो, नहीं बच रहा है तो बाई लगा के सब्जेक्ट लिख दो, एकदम आराम। अच्छा, आपको अगर ऐसे भी याद है कि नहीं पैसिव वॉइस बनाते हैं जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव वाले वाक्य का, तो शैल बी और विल बी के बीच में नॉट होता, तो बात वही है, उसी के बीच में ही तो आ गया, है ना। चलिए, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हो, सी विल नॉट डिस्टर्ब द पुअर, वह गरीब लोगों को परेशान नहीं करेगी। इसका पैसिव वॉइस बनाओ। ये मान लीजिए सब्जेक्ट है शैल विल, फिर नॉट, फिर यहाँ पे वर्ब, ये फिर आपका ऑब्जेक्ट, इसका मतलब द पुअर आपका ऑब्जेक्ट है ना। तो द पुअर यहाँ पे लाएंगे सब्जेक्ट की जगह पे, लाने का तरीका वही है। जिस तरीके से यहाँ पे शैल और विल का प्रयोग होगा उसी तरीके से यहाँ भी होगा, पर ये सब्जेक्ट अनुसार है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो 102% विल ही होगा, क्योंकि आई और वी के साथ शैल होता है ना। अब आप देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ विल है उसी तरीके से यहाँ पे, अब ये नहीं कि वही वाला है, ये भी ध्यान देना। हो सकता है वहाँ पे मी होता तो यहाँ पे आई हो जाता, तो क्या विल ही लगाते क्या, नहीं, इस बात को ध्यान रखना, यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पे ऑब्जेक्ट अनुसार। तो जिस तरीके से यहाँ पे शैल विल होता है उसी तरीके से यहाँ भी शैल विल होता है। जिस तरीके से यहाँ पे नॉट होगा उसी तरीके से यहाँ भी नॉट होगा। यहाँ पर जैसे वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे वैसे ही भी आएगा, यह बताने के लिए कि भैया ये जो शब्द है यानी वर्ब है वो पहले अर्थात एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म में था, तो वो फर्स्ट फॉर्म बन के आया है, बताएं, ठीक है। डिस्टर्ब्ड बाई हर, एकदम आसान, सी का हर होगा। तो देखा एकदम अपने आप सेट हो जा रहा है, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव वाले पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल नॉट और शैल नॉट, अगर शैल होता तो शैल नॉट, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि विल बी और शैल बी के बीच में देखो नॉट आ रहा है। तो अगर आपने अगर कभी ऐसे पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, सही है, लेकिन हमने आपको कहा कि कभी परेशान होने की जरूरत नहीं, कभी सूत्र न याद हो, नियम न याद हो तो तरीके याद हो, बस कि सब्जेक्ट जगह पर ऑब्जेक्ट लाना है, जो हेल्पिंग वर्ब जैसे रहेगी वैसे रख देना, नॉट है तो नॉट रख देंगे। सिर्फ इतना याद रखना कि वर्ब का थर्ड फॉर्म से पहले यहाँ पे बी आएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात हो रही, ठीक है, बाकी प्रेजेंट और पास्ट में ऐसा सिस्टम नहीं था। चलिए, इस तरीके से आपने ये देखा कि निगेटिव का पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। चलिए, अब हम इसका पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस नो टाइप क्वेश्चन का पैसिव वॉइस सीखेंगे पहले, फिर इसके बाद डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन का पैसिव वॉइस सीखेंगे। आइए समझते हैं इसका किस तरीके से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो सबसे पहले संरचना सूत्र को समझते हैं। तो आपको बता दें कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो यस या नो टाइप क्वेश्चन होता है वो एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब शैल या विल होती है सबसे पहले, अर्थात कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब से ही यस या नो टाइप क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है ना। तो इसमें क्या दिया, हेल्पिंग वर्ब शैल और विल, फिर इसके बाद सब्जेक्ट है, फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अदर वर्ड आता तो हमने आपको एक एग्जाम्पल में भी बताया, उसी तरीके से करना है। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको बता देना, प्रैक्टिकली समझना, ठीक है। बाकी शैल और विल, और ऐसे तो आप समझे अगर नियमानुसार देखा जाए तो जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो भाई उसकी पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शैल बी और विल बी। लेकिन आपको एक चीज हमने बताया था इसके पहले वाले भी वीडियो में, अगर दो या दो से अधिक हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो पहले वाला हेल्पिंग वर्ब ही हेल्पिंग वर्ब का कार्य करता है और बाकी हेल्पिंग वर्ब मुख्य क्रिया से ठीक पहले लिखे रहते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाते समय प्रैक्टिकली समझेगी, जिस तरीके से यहाँ पे शैल और विल है उसी तरीके से यहाँ भी शैल और विल रहेगा। बस फर्क ये है वहाँ पे सब्जेक्ट अनुसार, यहाँ पे ऑब्जेक्ट अनुसार। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जब यहाँ पर हम इसको थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बताने के लिए क्या आता है, बी आता है।
तो आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक सेट हो जा रहा है, कुछ करना नहीं पड़ रहा, ऑटोमेटिक देखो सेट हो जा रहा है। चेक करो, शैल बी और विल बी हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है पैसिव वॉइस बनाते समय। तो दो हेल्पिंग वर्ब है, तो दो हेल्पिंग वर्ब में पहले वाला हेल्पिंग वर्ब मतलब शैल और विल ही काम कर रहा, बाकी वाला जो हेल्पिंग वर्ब होगा वर्ब से ठीक पहले है। तो आप प्रैक्टिकली समझना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मान लीजिए बताने के लिए ये बी आया है और इसके ठीक पहले ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब कोई शब्द बचा हो तो लिख लेते, नहीं बचा है तो बाई लगा के सब्जेक्ट है, लेकिन याद रहे लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा, ठीक है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है विल सी कुक फूड, क्या वह भोजन पकाएगी। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करना, ध्यान से समझना, सिर्फ यह ध्यान देना है कि सब्जेक्ट के अनुसार और यहाँ पे ऑब्जेक्ट अनुसार, बस, ठीक है। बाकी उसी तरीके से वहाँ शैल भी, यहाँ भी शैल और विल। तो अब यहाँ पे आप चेक करिए शैल विल में से कोई, अच्छा हाँ, फिर ये क्या है, सब्जेक्ट है, अच्छा ये क्या है, वर्ब, मतलब ये जरूर आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फूड, और यहाँ पे आप देख रहे हैं फूड लिख दे रहे हैं, तो क्या सही है, नहीं। आपको हमने बताया जिस तरीके से यहाँ शैल और विल उसी तरीके से यहाँ, तो आप लाने से पहले सोच लो, अच्छा फूड एक वचन को दर्शाता मतलब विल, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। फिर इसके बाद यहाँ पे फूड, अब देखो किस तरीके से बन गया, शैल या विल में कोई एक ऑब्जेक्ट आ गया है। वर्ब का थर्ड फॉर्म से पहले क्या आएगा, बी, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को बताने के लिए बी आया है, और इसके बाद वर्ब का यहाँ पे थर्ड फॉर्म कुक्ड है। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाने से पहले बी आएगा, इसका फॉर्म बताने के लिए कि वो एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म के रूप में था, ठीक। अगर इस तरीके से नहीं समझना तो हमने अभी आपको कहा कि आप जिस एंगल से समझ सकते हो कि अरे यार लगता है फ्यूचर कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब हुआ है क्या, ना, तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं, ठीक है। पर एक बात याद रखना, अगर दो या दो से अधिक हेल्पिंग वर्ब होंगे तो पहले हेल्पिंग वर्ब ही निगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव वही काम करेगा, और बाकी के जितने हेल्पिंग वर्ब होंगे वो मुख्य क्रिया से ठीक पहले लिखे रहेंगे, ठीक है। चलिए कुक्ड, अब कोई शब्द नहीं बच रहा तो बाई लगा के सब्जेक्ट लिख दो, बाई हर। कोई समस्या कुछ है क्या, हो गया। चलिए इस तरीके से आप कर सकते हैं। और हमने एक चीज़ और बताया था, अगर कभी इंट्रोगेटिव में निगेटिव आ जाए तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट, अरे कुछ भी नहीं करना, जैसे यहाँ पे नॉट वैसे यहाँ पे नॉट, जाओ अपनी जगह से वो हटेगा नहीं, बस सब्जेक्ट जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाए, ऑब्जेक्ट कुल मिलाकर के जो जहाँ है वैसे रहेगा। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में एकदम आसान, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, नॉट जहाँ है वही रहेगा, नॉट होने और कुछ भी हो, ठीक है। चलिए अब इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे WH टाइप क्वेश्चन। तो WH टाइप क्वेश्चन है का किस तरीके से पैसिव वॉइस बनता है, आइए समझते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे कि हम किस तरीके से पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो आपको बता दें कि इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होता है, क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर शैल और विल होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, फिर इसके बाद सब्जेक्ट होता है, फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड कुछ भी होता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखना, अब इसका जब हम पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर का बना लेंगे तो कोई समस्या हमको नहीं होगी, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड जो जहाँ है वो वही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब जिस तरीके से यहाँ है शैल और विल उसी तरीके से यहाँ रहेगा, लेकिन बस फर्क इतना है कि यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार होगा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट आ चुका सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट चल दिया है ना। और वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो उससे पहले बी मान लो आ रहा, चिल्लाते हो भाई रुक जाओ, भाई रुक जाओ, क्या हुआ, अरे जो वर्ब का थर्ड फॉर्म तुम बना रहे हो वहाँ पे यानी एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म में था। चलो बहुत नीक किया आपने आगे, है ना, आपने बता दिया, इतना बहुत ही अच्छा किया आपने। चलिए, है ना, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर कोई शब्द बचता है तो ठीक है, नहीं बच रहा तो बाई सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं, लेकिन याद रहे लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल समझते हैं, देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन दे दिया इस तरीके से
कि वाई, समझना, वाई विल ही राइट आ लेटर, वह पत्र क्यों लिखेगा। माना हिंदी नहीं आती है पर हमको पैसिव वॉइस बनाना, तो क्वेश्चन वर्ड जो जहाँ रहेगा वहीं रहेगा। तो हमने देखा वाई जहाँ जैसे है वैसे लिख दिया, जैसे क्वेश्चन वर्ड वैसे हमने लिख दिया, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ सेल विल था सब्जेक्ट अनुसार, उसी तरीके से यहाँ भी होगा पर ऑब्जेक्ट अनुसार। तो ऑब्जेक्ट लाएंगे, ये आपका आ लेटर ऑब्जेक्ट है, किसकी जगह पाया, सब्जेक्ट की जगह पाया। तो यहाँ इसके अनुसार भी क्या हो जाएगा, आ लेटर के अनुसार भी विल का प्रयोग होगा, ठीक है। इसके बाद आपने देखा वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाने जा रहे हैं, बी आया भागते हुए, मान लो अरे भाई रुक जाओ, अरे कहाँ हुआ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में था वो, ठीक है कोई बात। तो इसे भी आप देख रहे हैं कि पैसिव वॉइस बनाते समय फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सहायक क्रिया शैल बी और विल भी होता है, लेकिन काम कौन कर रहा है, पहले, यानी दो या दो से अधिक होगा तो पहले वाला आपका हेल्पिंग वर्ब, चाहे वो शैल चाहे विल, ठीक है। पहले वाला आपका हेल्पिंग वर्ब कार्य करेगा, बाकी के हेल्पिंग वर्ब से ठीक पहले लिखे रहेंगे, यानी मुख्य क्रिया से ठीक पहले। कोई शब्द बच रहा, नहीं बच रहा तो बाई लगा के अब यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दो, बाई हिम। इस तरीके से आप जो है WH टाइप क्वेश्चन का भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बातें। लेकिन एक बात याद रहे, क्या याद रहे, एक बात ये याद रखना है कि वेयर है, व्हाट है, वाई है, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जैसा कि अभी आपने देखा, लेकिन कौन प्रश्नवाचक अर्थात हु प्रश्नवाचक शब्द को छोड़कर अगर आता तब आप इस तरीके से करेंगे जैसे अभी आपने देखा। लेकिन अगर हु प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसका किस तरीके से पैसिव वॉइस बनाया जाता, आइए देखते हैं। तो हु प्रश्नवाचक शब्द जब भी आता है तो वो किसकी जगह पे आता है, सब्जेक्ट की जगह पे, किसकी जगह पे, सब्जेक्ट जगह पे, और उस वाक्य की संरचना अफर्मेटिव की तरह होती है, किसकी तरह होती है, अफर्मेटिव की तरह होती है, और उसमें फिक्स हेल्पिंग वर्ब होती है। मतलब हु अगर एक वचन के अर्थ में है तो उसके साथ एक वचन वाला ही हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन वाक्य आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही रहेगा, ठीक है। आधार अफर्मेटिव है, बाकी और वही रहेगा, मतलब बेस वो है, ठीक है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, ध्यान देना, हु जो प्रश्नवाचक शब्द है वो सब्जेक्ट के स्थान पर है और सब्जेक्ट के अर्थ में होने के नाते है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड भी है। तो अगर हम सब्जेक्ट के अनुसार अगर जैसे मान लीजिए कोई अगर सोचे कि हम ऑब्जेक्ट यहाँ उठा लें यहाँ ले जाएं तो वो नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि वो क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है। तो प्रश्नवाचक शब्द होने के वजह से ये अपने स्थान पर ही रहेगा और सब्जेक्ट के अर्थ में होने की वजह से ये सब्जेक्ट की तरह बदल जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बाई होम। और एक चीज़ आपको बता दें, बाई होम में जैसे ही हम इसको बदलेंगे, बाई होम आपका सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन वर्ड ही रहेगा, सब्जेक्ट के अर्थ में अब नहीं रहेगा। तो अब आप सोचिए कि जैसे अभी आपने WH टाइप का पहला स्ट्रक्चर आपने देखा कि क्वेश्चन वर्ड के बाद फिर क्या है, शैल और विल, शैल और विल, और शैल और विल के बाद आपने देखा कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था, फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म से पहले बी था तब वर्ब का थर्ड फॉर्म था, फिर इसके बाद आपने देखा कि बाई सब्जेक्ट था, लेकिन बाई सब्जेक्ट नहीं होगा क्योंकि हु आपका यही बाई हु में बदलते हुए लिख गया, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर के अगर हु आता है तो उसका संरचना सूत्र कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। चलिए आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन दिया हो, रीता विल हु विल क्या आया, हु विल गिव यू 10 रुपीज। मान लीजिए कुछ क्वेश्चन इस तरीके से है कि हु विल गिव यू 10 रुपीज, आपको 10 रुपये कौन देगा,
ठीक है। लेकिन याद रहे क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सिंपल सा तरीका, हु को हम किस में बदलेंगे, बाय हुम में। किस में बदलेंगे, बाय हुम में बदलेंगे। और बाय हुम में बदलने के साथ ही, यानी कहने वाला बदलने के बाद आप वाक्य से ऑब्जेक्ट लाएंगे। तो थोड़ा नकल करो, ये हु है, ये विल है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट तो ये भी है, ये एक इनडायरेक्ट एक डायरेक्ट है। लेकिन यहाँ पर अगर आप इसको लाते हैं, यानी पर्सनल प्रोनाउन वाले जो भी ऑब्जेक्टिव केस हैं, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो भी आपने सीखा है, आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्टिव केस वाले को जब हम लाते हैं तो वो जो अन्य ऑब्जेक्ट बचता है, यानी जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बचता है वो वर्ब के बगल में ही रहता है। ठीक है, चलिए तो मान लीजिए हम यू लाए हैं, तो यू कोई बात नहीं, यू लाए तो कोई दिक्कत है का, हाँ कोई प्रॉब्लम है का, कोई प्रॉब्लम नहीं। यू लाए हैं तो आप समझ गए कि यू के अनुसार यहाँ पे विल हो गया। किसके अनुसार, तो आप नकल करो, बाय हुम में बदला, शैल विल में से कोई एक, लेकिन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट हम यहाँ से ले आए। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना, लेकिन बी वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। क्या होगा, बी वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो गिव का क्या हो जाएगा, गिवन। थर्ड फॉर्म क्या होता है, गिवन। तो यहाँ पे बी गिवन हो जाएगा। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि वर्ब के बाद अगर कोई शब्द बचता है तो उसको हम उसी तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, उसको हम उसी तरीके से लिख देते हैं। कोई प्रॉब्लम हुई, कोई समस्या नहीं। बस इतने फर्क है कि अन्य क्वेश्चन वर्ड जैसे दिए रहेंगे उसको वैसे ही उतार लेंगे, लेकिन अगर हु दिया रहेगा तो उसको बाय हुम में बदलते हुए लिखेंगे। ठीक है, यही बताने के लिए हमने एक एग्जाम्पल ये लिया। ठीक, इस तरीके से आपको हमने आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ाया, और हमें आशा है, हमें विश्वास है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को एक बार ज़रूर सोचना कि लाइक करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।